ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, उसका पार्ट 23 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसान से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नहीं अपडेट आईटीआई कोर्स के ऑप्शन आपको नॉर्मली मोबाइल में नहीं दिखाई देंगे। कैसे देखना है उसके लिए राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना, वहां क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे 4-5 ऑप्शन फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ से फिटर थ्योरी पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करेंगे हम लोग। देखिए 2 ऑप्शन है यहाँ पे, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का चाहिए, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे इस तरह से नया टैब ओपन हो जाएगा। फिर नीचे को स्लाइड करेंगे हम लोग और यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ। किसी भी पार्ट पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे बिल्कुल आसानी से डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये रहा तरीका आपका पीडीएफ डाउनलोड करने का। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बैच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पाद की पहचान, बैच के आकार मतलब साइज ऑफ। ठीक है, बैच साइज की बात कर रहा है, साइज ऑफ बैच। इंग्लिश वाला देखते हैं। विच डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड इज यूज्ड टू नो बैच नंबर, डेट ऑफ एलोकेशन और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई एंड साइज ऑफ बैच। मतलब जो अलॉट किया गया उन्हें आवंटन की तारीख, बैच संख्या क्या है, आवंटन की तारीख क्या है, किस दिन उनको ये चीज अलॉट की गई थी, प्रोडक्ट का कोई पहचान क्या है, प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई नंबर वगैरह दिया जाता है और बैच का साइज क्या है। तो ये सब चीजें का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है, प्रोसेसिंग चार्ट, जॉब कार्ड, ऑपरेशन फ्लो चार्ट या बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। तो देखिए प्रोसेसिंग चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रोसेसिंग चार्ट हम लोग को पीछे क्वेश्चन में आ चुका है। क्या था कि जब किसी जॉब का क्या विनिर्माण या जॉब विनिर्माण करना जॉब का, या जॉब हो हमारा सर्विस के दौरान, उस पर जो प्रक्रियाएं की जाती है, जो प्रोसेस किए जाते हैं, जो प्रक्रियाएं की जाती है, उनका रेखा चित्र के द्वारा अभ्यावेदन करना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेसिंग चार्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, जॉब कार्ड में क्या आता है, तो प्रोडक्शन शॉप के अंदर जॉब कार्ड आप लोगों ने, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, जॉब कार्ड अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन शॉप के अंदर क्या होता है, किसी जॉब पे क्या क्या क्रियाएं करनी है, किसी जॉब पे क्या क्या काम किया जाना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन शॉप के अंदर किसी जॉब पे जो जो काम करना होता है, उन कामों का जो बारे में जानकारी दी जाती है वो जॉब कार्ड के द्वारा दी जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लिए, आप लोग जाते हैं बाइक की सर्विसिंग कराने, ठीक है, कार हो गई, बाइक हो गई, किसी चीज की सर्विसिंग जब करवाने जाते होंगे आप लोग, तो सर्विस के दौरान जब आप पहुंचते सबसे पहले आप देखते जॉब कार्ड बनता है। जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वहां पे जब सर्विसिंग के लिए आप जाओगे और नहीं गए हैं तो अगली बार चले जाइएगा बाइक वगैरह लेकर के किसी के साथ, तो जाएंगे तो वहां पे पहले जॉब कार्ड बनता है। जॉब कार्ड पे आपसे पूछा जाता है, पहले तो आपकी डिटेल लिख दी जाएगी, फिर पूछा जाएगा कि आपकी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या 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 दिक्कत है। तो आपको गाड़ी में जो जो प्रॉब्लम होगी, समझ में आ रही होगी, आप वो चीजें बताओगे और वो उस चीज को क्या करते हैं, उस जॉब कार्ड पे नोट करते हैं। नोट करने के बाद फिर क्या होता है, क्योंकि देखिए गाड़ी की सर्विस कोई और करता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी कोई और लेता है कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। तो जो जो आप बताओगे उसे एक कागज पे नोट किया जाता है, जॉब कार्ड होता है। बोलते हैं कि पहले आपकी गाड़ी का जॉब कार्ड ओपन होगा, फिर सर्विस होगा, उस पर नोट कर लेते हो कि ये दिक्कत है, इनका फ्यूल चेंज होना है, इनके ब्रेक शू को बदलना है, इस तरह से नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, वह गाड़ी चली जाएगी आपके अंदर, नंबर उसका लग जाएगा और फिर जो कारीगर उसको सही करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा मुझे इसमें क्या करना है, तो उसको वही जॉब कार्ड मिलता है। उसको क्या मिलता है, उस गाड़ी के साथ उस गाड़ी का जॉब कार्ड मिलता है। तब उसको पता चल जाता है कि भाई मुझे इस गाड़ी के साथ क्या क्या काम करना है। वही मैं बता रहा था कि वैसे क्या होता है, प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्शन शॉप में भी जो वर्कर होंगे उन्हें क्या जॉब कार्ड मिलेगा। जॉब कार्ड क्या करता है, उस जॉब पे की जाने वाली क्या क्या क्रियाएं करनी है, क्या क्या काम करना है, उसके बारे में जानकारी जॉब कार्ड देता है। ऑपरेशन फ्लो चार्ट हमारा प्रोसेसिंग चार्ट में ही आता है हमारा। और जो बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड होता है, यही देखिए हमारा ऑप्शन क्या पूछा था, इसको देखिए एक तरह से यहाँ से भी थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, रिकॉर्ड यूज्ड टू नो बैच नंबर, बैच नंबर आ रहा है, बैच संख्या आ रहा है, ठीक है, फिर बैच का आकार आ रहा है, बैच संख्या के बारे में हो, बैच का आकार है, अलॉट संख्या सब कहाँ पे होगा, तो बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड में होगा। क्वेश्चन में भी बैच लगा हुआ, बैच संख्या पूछ रहा है और बैच का आकार पूछ रहा है। ऑप्शन में भी बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड है। बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड में क्या होता है कि एक देखिए जो बैच नंबर है एक अलग यूनिक नंबर दिया जाता है, जिससे कि उनको पहचाना जा सके। जब कोई जॉब हम बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है, सबके लिए अलग अलग बैच बनाया जाता है। तो ये बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड के द्वारा हमें पता चल पाता है कि उत्पाद की पहचान क्या है, उसका बैच संख्या क्या है, कौन सी तारीख में वह स्टार्ट हुआ था, हस्ताक्षर वगैरह भी वहीं पे किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला गियर मैकेनिज्म का नाम क्या है, यह देखिए दिखा रखा है यहाँ पे क्या है, एक या क्या है हमारा जो गियर है, तो ऐसे जो इस टाइप का होता है, तो छोटा गियर होता है, छोटे गियर को हम लोग पिनियन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यह गियर हो गया, या फिर पिनियन भी बोला जाता है। क्या, पिनियन, छोटे गियर को पिनियन बोल दिया जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैक बोलते हैं, रैक बोलते हैं। रैक हमारा सीधा होता है, गियर है पिनियन गोल रहेगा ना। छोटे गियर को, ये पिनियन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छोटा गियर है, छोटे गियर को पिनियन बोला जाता है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है ये चीज। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है, देख रहे हैं यहाँ पे जो रैक होता है इस पे अनंत दांते कटे होते हैं, और गियर पे तो भाई फिक्स होगा कितना दाता होगा। तो यह जब होता है तो इसमें क्या होता है, हमारा ये रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में बदल देता है। जैसे अगर मैं गियर को घुमाऊं तो गोल गोल घूमेगा, गियर कैसे घूमेगा, गोल गोल, तो रोटरी मोशन है। लेकिन इसके साथ जो ये हमारा जुड़ा हुआ रैक है, यह कैसे चलेगा, गियर तो यहाँ पे गोल गोल रोटरी मोशन में घूमेगा, लेकिन यह जो हमारा रैक है सीधा दाता कटा है, आगे पीछे की मोशन करेगा, मतलब लीनियर मोशन करेगा। मतलब आप कह सकते हो कि रोटरी मोशन से, घूर्णन गति से, रोटरी मोशन से कहां बदल दिया जाता है, रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन, एक ही गति में, लीनियर मोशन, या कह लीजिए लीनियर मोशन से रोटरी मोशन में। दोनों काम के लिए रैक एंड पिनियन है। हम रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में भी बदल सकते हैं, लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में भी बदल सकते हैं। अगर हम रैक को चलाने लगे तो रैक हमारा क्या होगा, लीनियर मोशन करेगा, लेकिन इसके सारे जब गियर घूमेगी तो रोटरी घूमने लगेगा। तो इस तरह से हम किसी एक को चला करके दूसरे गति में बदला जा सकता है। तो रैक एंड पिनियन का यही काम ही है, लीनियर को रोटरी में बदलना है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा रैक एंड पिनियन। या आपका एग्जांपल के तौर पे देखिए कहां देखने को मिलता है, तो ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन देखते हैं फीड हैंडल होता है। हम लोग फीड हैंडल को गोल गोल घुमाते हैं, लेकिन उनमें जो ड्रिल बीट होती है वो सीधे नीचे आती है। फिर हम उसको जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ड्रिल बीट सीधे ऊपर जाती है। मतलब ड्रिल बीट ऊपर नीचे सीधे सीधे गति कर रही है, मतलब लीनियर मोशन कर रहा है। जबकि हम जो हैंडल घुमा रहे हैं वो गोल गोल घुमा रहे हैं, मतलब उसको रोटरी मोशन दे रहे हैं। तो हम लोग हैंडल को रोटरी मोशन दे रहे हैं, लेकिन ड्रिल बीट हमारा ऊपर नीचे मतलब लीनियर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब जरूर ड्रिल मशीन में क्या लगा होगा, रैक एंड पिनियन लगा होगा, तभी यह संभव हो पाया कि रोटरी को लीनियर में बदल दिया गया। ठीक है, ऐसे ही आपका लेथ मशीन में होता है। लेथ मशीन में जो हमारा क्या होता है, कैरियज होता है। कैरियज के यहाँ एप्रन के पास में जो हैंडल लगे होते हैं, हम वहां उसको गोल गोल घुमाते हैं। लेथ मशीन में जो एप्रन पे हमारा हैंडल लगा होता है उसे हम लोग गोल गोल घुमाते हैं, रोटरी मोशन देते हैं। लेकिन वो कैरियज हमारा जो रैक होती है उस पर कैसे चलता है, बिल्कुल सीधा। जो बेड होता है, बेड पे कैसे चलेगा, उस पर बिल्कुल सीधा आगे पीछे की गति करता है। जो टूल होगा पूरा वह सीधे आगे पीछे गति करेगा, जबकि हम लोग मोशन रोटरी वाला दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे लेथ मशीन में भी रैक एंड पिनियन लगा होता है। माइटर गियर क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि यह जो बेवल गियर है, बेवल गियर का रूप हमारा माइटर गियर भी है। देखिए ये पहले बेवल गियर देखते थे, बेवल गियर क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि इनमें जो बेवल गियर में दोनों साफ्टें होती है एक दूसरे से किसी कोण पर होती है। जब हमारे दोनों साफ्ट एक दूसरे से किसी एंगल पर हो, कोण पर हो, तो बेवल गियर होती है। प्लस बेवल गियर की एक और पहचान हुई, बेवल गियर में जो गियर यूज किया जाता है उसके फेस तिरछे बनाए जाते हैं, या कह लीजिए शंकु के छिन्नक के आकार के बनाए जाते हैं। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जब फेस इसके तिरछे हैं, या कह लीजिए शंकु के छिन्नक के आकार का, और इनकी जो साफ्ट की एक्सिस है वो किसी एंगल पर है। मतलब हमने पहले भी बताया था कि जो बेवल गियर होता है यह गति की दिशा को बदलने के लिए यूज किया जाता है। माइटर गियर क्या था, तो माइटर गियर भी हमारा बेवल गियर का ही एक रूप था, क्योंकि इसमें भी देख रहे हैं जो दोनों साफ्टे हैं एक दूसरे से क्या है, किसी एंगल पर है। तो अगर साफ्टे की एक्सिस, अगर दो साफ्ट की एक्सिस एक दूसरे से किसी एंगल किसी कोण पर हो तो बेवल गियर होती है। लेकिन दोनों साफ्ट की एक्सिस क्या हो जाए, एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो जाए, कोण पर रहे, लेकिन कितने कोण पर है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे अगर वो पावर को ट्रांसमिट करे तो हमारा क्या होता है, माइटर गियर होता है। लेकिन सिर्फ एक्सिस ही 90 डिग्री पे होने से काम नहीं बनेगा, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होता है कि दोनों की एक्सिस 90 डिग्री पे हो, प्लस जो दोनों गियर यूज किए गए हैं, दोनों साफ्टों पे जो दोनों गियर लगे हुए हैं वो सिमेट्रिकल गियर हो। कैसे गियर हो, सिमेट्रिकल गियर हो, मतलब सममित गियर हो। सममित का मतलब शेप और साइज में एक समान हो। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटर गियर है, मेटर गियर कहते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, वर्म एंड वर्म गियर। तो ये वाला देखिए वर्म एंड वर्म गियर है, यह भी पहले आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि जो चारे वाली जो मशीन होती है उसमें वर्म एंड वर्म गियर लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका यूज स्पेशली किस लिए होता है, तो गति को कम करने के लिए, गति को कम करने के लिए इसका स्पेशली यूज किया जाता है। जो इसमें ये वर्म है, वर्म हमेशा चालक का काम करता है, और उसके साथ ये वर्म व्हील लगा होता है। ठीक है, ये ड्रिवेन होती है और ये ड्राइवर होता है।
तो ये दोनों होता है। इनका यूज ज्यादातर कहाँ, जहां भारी वजन उठाने वाली मशीन हो, कहां यूज किया जाता है इनका, भारी वजन उठाने वाली मशीन में, भारी वजन उठाने वाली मशीन में, या कह लीजिए मशीन के इंडेक्सिंग हेड में भी यूज होता है, इंडेक्सिंग हेड में। चलिए सारी चीजें हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि सीसा कांस्य बियरिंग मटेरियल में सीसा के प्रतिशत संघटक क्या है? कौन सी बियरिंग है? सीसा कांस्य मटेरियल। इंग्लिश वाला देखिए, कंपोजिशन ऑफ लेड, लेड की मात्रा सीसा की परसेंटेज पूछ रहा है, किसमें? लेड ब्रोंज बियरिंग में। किसमें? लेड ब्रोंज बियरिंग। लेड ब्रोंज बियरिंग जो होती है, इस मटेरियल की जो बियरिंग होती है हमारा हल्के भार वाली बियरिंग में यूज किया जाता है। कहां यूज किया जाता है? जो बियरिंग को हल्के लोड पे चलाना हो, हल्के भार वाले बियरिंग में, हल्के भार वाले बियरिंग में। ठीक है, इसमें होता क्या है, लेड ब्रोंज बियरिंग जो होता है, इसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं हमारे? तो इसमें कॉपर होता है, कितना? 74%, प्लस हमारा लेड होता है, कितना होता है? तो लेड होता है हमारा 24%, प्लस टीन होता है, टीन कितना होता है? 2% होता है। ये तीनों मिलाकर के लेड ब्रोंज बियरिंग बनाई जाती है। ये हल्के भार वाली बियरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो कॉपर की मात्रा 74%, लेड का 24% और टीन का 2%। क्वेश्चन में किसका पूछा है? सीसा की प्रतिशत पूछा है। तो सीसा का प्रतिशत या लेड का प्रतिशत कितना? लेड को सीसा कहते हैं, लेड को हम लोग क्या कहते हैं? सीसा कहते हैं। कितना है भाई? 24% है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है मैलेकाइट अयस्क में तांबा का प्रतिशत क्या है? ये तो आप लोगों को देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं ना। मैलेकाइट पैराइट दोनों का मैंने बताया बार बार कि पायराइट जो होता है, पायराइट से कॉपर हमें 32% मिलता है, जबकि मैलेकाइट से कितना मिलता है? 55% मिलता है। कितना मिलता है? 55%। है क्या? तांबा के हमारे अयस्क है, मैलेकाइट हो गया और पायराइट भी होता है। क्या होता है? पायराइट भी होता है। पायराइट से हमें जो होता है वह 32% कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की मिश्र धातु है? कौन सी धातु मूल रूप से तांबा और टीन की मिश्र धातु है? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? जो कॉपर प्लस टीन को मिलाने पे बने। तो हमने आपको ये चीज पहले भी बताया था कि जब कॉपर और जिंक मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? कॉपर और जिंक मिलाते हैं तो ब्रास बनता है। क्या बनता है? ब्रास बनता है। कॉपर प्लस टीन मिलाते हैं, कॉपर प्लस टीन मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है। और इसी के साथ एक और मैंने बता दिया था कि कॉपर ले लीजिए प्लस जिंक और टीन दोनों ले लीजिए, कॉपर टीन और जिंक तीनों को मिला दीजिए तो जो बनता है हमारा वो गन मेटल बनता है। ये तीनों मैंने आपको एक ही साथ इसलिए बताया था कि याद रहेगा कि भाई इसमें कॉपर जिंक कॉपर टीन। अब क्या करें? कॉपर टीन जिंक तीनों को ले लीजिए तो गन मेटल बन जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्या? कॉपर और टीन का, तांबा और टीन का। तांबा और टीन से क्या बन रहा है? ब्रॉन्ज बन रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रास हमने बताया अभी कॉपर प्लस जिंक मिलाएंगे तो ब्रास बनेगा। लेड तो ऐसे ही धातु है, उसमें तो कोई मिश्रण है नहीं। मुंज मेटल तो ये ब्रास का ही एक टाइप है। जब कॉपर क्या हो? कॉपर प्लस जिंक हो, लेकिन कॉपर हमारा 63% हो और जिंक हमारा 37% हो। नहीं सॉरी, और मुंज मेटल की बात हो रही है ना। एक सेकंड, कॉपर कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए और जिंक हमारा 40% हो। मुंज मेटल की बात है। ठीक है, मैंने दूसरा बता दिया था। मुंज मेटल जो होगा उसके लिए हमारा क्या होता है? कॉपर 60%, जिंक 40%। अगर इस मात्रा में हमारे हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? मुंज मेटल कहलाता है। ब्रास का ही एक टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। कह रहा है कि विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को कॉपर को बड़े पैमाने पर क्यों उपयोग करते हैं? डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल तो थोड़ी है, चलिए ये भी थोड़ी ठीक चीज है। चीप इन कॉस्ट, लागत में सस्ता नहीं। आपने देखा होगा भाई, आप मार्केट में जाते हैं दुकान पे तो देखते हैं ना, कॉपर वाला तार महंगा मिलता है, एल्युमिनियम वाला भी मिलता है। एल्युमिनियम को आपको अगर 5 रुपए मीटर दे रहा है तो कॉपर को 8 रुपए देगा, 10 रुपए मीटर देगा। तो जब भी देखेंगे तो कॉपर वाला महंगा रहता है, एल्युमिनियम का सस्ता रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई हम लोग कॉपर का ज्यादातर विद्युत केबल में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो लागत में सस्ता होता है। नहीं, गलत बात है। मार्केट में तो कॉपर वाला महंगा मिलता है। आसान सोल्डरिंग, यह भी कोई मतलब नहीं है। लास्ट क्या? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब है अच्छा चालक। क्या मतलब है? अच्छा
चालक। अच्छा चालक का मतलब बढ़िया सुचालक है, मतलब जब विद्युत को अच्छे से प्रवाहित होने देता है अपने अंदर से, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही चीज है कि जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर में गुड कंडक्टिविटी होती है, अच्छा हुआ सुचालक होता है करंट का, इसलिए हम लोग ज्यादातर विद्युत केबलों में, उपकरणों में क्या तांबे का यूज करते हैं। जहां भी देखेंगे कोई चीज अगर कॉपर की तो उसे बढ़िया माना जाता है। कोई भी बाइंडिंग किया गया है, एल्युमिनियम का बाइंडिंग कॉपर का, लोग कहते हैं कॉपर बाइंडिंग है तो ये अच्छा होगा क्योंकि ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुचालकता, वो कॉपर की कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता जो होती है वो अच्छी होती है। अगला है कैस्टेराइट किस धातु से निकाला जाता है। देखिए कैस्टेराइट जो होता है हमारा ना, वह थोड़ा उल्टा यहां भी हो गया। देखिए कैस्टेराइट किस धातु से निकाला जाता है, कैस्टेराइट से कौन सा धातु निकाला जाता है ये होना चाहिए। कैस्टेराइट से कौन सा, ठीक है, कैस्टेराइट से कौन सा धातु निकाला जाता है। तो कैस्टेराइट हमारा क्या है, यह अयस्क है। इससे क्या मिलता है, तो देखिए मैंने आपको बताया था टीन स्टोन और कैस्टेराइट, ये दोनों क्या है, यह जो दोनों है वह अयस्क है। किसके अयस्क है, टीन के अयस्क है। मतलब कैस्टेराइट से कौन सा धातु मिलेगा, टीन मिलेगा। टीन का अयस्क है, टीन स्टोन और कैस्टेराइट, इन दोनों से हमें क्या प्राप्त होता है, टीन धातु प्राप्त होता है। लेड किससे प्राप्त होगा, तो ज्यादातर जो एग्जाम में आता है वो गैलेना वाला आता है। क्या आता है, गैलेना। गैलेना हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया और लेड ग्लांस हो गया। इनसे हमारा क्या प्राप्त होता है, लेड धातु प्राप्त होती है, सीसा धातु प्राप्त होती है। कॉपर का अयस्क कभी हमने पीछे देखा क्या, पायराइट, पायराइट और मैलेकाइट। परसेंटेज भी मैंने बताया था, ये 55% और यह वाला हमारा 32%। एल्युमिनियम किससे प्राप्त होगा, तो एल्युमिनियम हमारा बॉक्साइट एग से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, बॉक्साइट से। हालांकि ये सब चीजें पीछे भी कई बार हो चुका है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है, रिवाइज होता रहेगा। चलिए अगला कह रहा है कौन सा कपलिंग में डिसएंगेजिंग प्रावधान होता है। इंगेज और डिसएंगेज, इंगेज का मतलब जुड़ जाना, डिसएंगेज का मतलब अलग हो जाना। तो कौन से वाले कपलिंग में होता है, यह पूछ रहा है। देखिए पहला पूछ रहा है क्लैम कपलिंग। क्लैम कपलिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यह वाला जो फिगर है क्लैम कपलिंग का है। इसमें क्या होता है, तो जब हमारी साफ्ट, दोनों साफ्टें क्या हो, एकदम अलाइंड में हो, जब दो साफ्टें पूर्ण रूप से अलाइंड में हो तभी हम ये क्लैम कपलिंग यूज करते हैं। और इनमें दो, देखिए क्लैम कपलिंग में क्या होता है, दो अर्ध बेलनाकार भाग होते हैं और दोनों में क्या होते हैं, अर्धवृत्ताकार खांचे कटे होते हैं, जिससे कि साफ्ट इनके अंदर आ सके। दोनों साफ्ट को बिल्कुल अलाइन कर लिया हमने। अब ऊपर एक हिस्से को दूसरे हिस्से, दोनों को आपस में मिला देंगे और देखिए इसमें होल बने हुए हैं। इस होल में यह बोल्ट हमारा चला जाएगा और ऊपर भी होल है तो इसमें नट लगा करके आपस में टाइट कर देंगे और उस साफ्ट को यह जोड़ देगा। यही होता है मेरा क्लैम कपलिंग। यह यूज किया जाता है कपड़ों के मिल में, टेक्सटाइल मिल्स, कपड़ों के मिल में इसका यूज होता है, ठीक है। स्लिप टाइप कपलिंग, तो यह जो फिगर है हमारा स्लिप टाइप कपलिंग का है। यह भी मैंने आपको बताया था कि ये चलित शाफ्ट होती है, तो ये चालक वाला है हमारा। जो चलित शाफ्ट है ना, इस पे ये एक डिस्क लगा होता है जिसमें दांते टाइप के कटे होते हैं। यह डिस्क स्प्रिंग के प्रभाव में जुड़ा होता है। तो जब यह दोनों शाफ्टें आपस में जुड़ती हैं तो इस पे भी देखिए क्या दांते टाइप के कटे, इस पे कटे, दोनों आपस में फंस के घूमने लगेंगे। लेकिन इसको हम लोग जो है हमारा स्लिप टाइप कपलिंग, इसको सेफ्टी कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, स्लिप टाइप कहिए या फिर इसी को हम लोग सेफ्टी कपलिंग भी कहते हैं। सेफ्टी कपलिंग भी कहते हैं, क्योंकि जब यह कपलिंग जुड़ करके चलती है ना, तो यह फ्रिक्शन की वजह से, इन दोनों के बीच में आपस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसी की वजह से यह शाफ्ट एक दूसरे से जुड़ करके घूमेंगी। पर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी रोटरी घूर्णन गति है, घूर्णन गति का मान इनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन से अगर अधिक हो जाए, तो क्या होगा, तो ये आपस में स्लिप कर जाते हैं और एक दूसरे से अलग होती हैं और उसको मशीन पे टूट फूट नहीं होता है, तुरंत स्लिप कर जाएंगे, मशीन पे टूट फूट नहीं होने देंगे। तो यही हमारा इसलिए सेफ्टी कपलिंग भी कहता है कि मशीन में टूट फूट से बचा लेती है। तो स्लिप टाइप या सेफ्टी कपलिंग हो गया। यूनिवर्सल कपलिंग या इसको हम लोग हुक कपलिंग के नाम से भी जानते हैं, दोनों नाम जानते रहे, ठीक है, हुक कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि डिसएंगेजिंग का प्रावधान किसमें होता है, हुक कपलिंग में होता है। और इसका जो फिगर है यह वाला है। हुक कपलिंग का मालूम होगा आपको, तो दो फोर्क होते हैं, दोनों फोर्क को की के द्वारा दोनों शाफ्ट पे लगा दिया जाता है और इनको दोनों फोर्क को आपस में जोड़ने के लिए एक सेंटर ब्लॉक होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। दोनों फोर्क को जोड़ने के लिए क्या होता है, सेंटर ब्लॉक इस टाइप से बना होता है,
सेंटर ब्लॉक हमारा इस टाइप से बना होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है। यही क्या होती है, जो दोनों फोर्क आपस में जोड़े जाते हैं उनके अंदर चले जाते हैं, उन्हें जोड़ देता है। जहां पे हमारा क्या लगभग 40 डिग्री तक का कोण का डिफ्लेक्शन हो, वहां भी ये काम कर जाती है। कौन सी? हुक कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। और इसी को डिसएंगेज का प्रावधान क्यों बोलते हैं? जैसे देखिए आपको मैंने बताया था, ये कहां यूज होता है, जो आपकी गाड़ी होती है, जो कार होता है ना, जिसमें रियर व्हील ड्राइव होता है। जब रियर व्हील ड्राइव मतलब जिसका पिछला पहिया इंजन के द्वारा चलता हो। रियर व्हील ड्राइव का मतलब क्या है? रियर का मतलब पीछे वाला, व्हील ड्राइव मतलब पहिया घूम रहा हो, ड्राइव कर रहा हो। तो जिस कार का, जिस गाड़ी का क्या होता है? रियर व्हील ड्राइव होता है। ज्यादातर ट्रक वगैरह में रियर व्हील ड्राइव होते हैं। आप नीचे अगर झांक के देखोगे ना, क्योंकि ट्रक ऊंची भी होती है, नहीं देखे हो तो आप कोई भी मार्केट में चले जाना, ट्रक जा रही है तो नीचे अगर आप झांक के देखोगे तो उसमें एक बड़ा सा मुंडा टाइप का दिखता है। वो जो बड़ा सा होता है ना, वो यही होता है, यूनिवर्सल कपलिंग होता है। और वहां पे वो प्रोपेलर शाफ्ट लंबी सी लगी होगी, लंबी सी प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती। तो जो हमारे वाहन में प्रोपेलर शाफ्ट लगा होता है ना, उस पे जो होता है, हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग यूज करते हैं और पावर ट्रांसमिट करने के लिए रियर व्हील ड्राइव में। ठीक है, तो जब हम कार चलाते हैं तो आपने क्लच का नाम सुना हो, क्योंकि यह कपलिंग की बात है ना। तो क्लच जब हम लोग दबाते हैं तो क्या होता है? यह डिसएंगेज, यह अलग हो जाता है, तब हमारे पहिए के नहीं घुमाता। जब हम लोग क्लच को छोड़ते हैं तब यह धीरे धीरे वहां पे जुड़ जाता है। तो वही हमारा क्या है? डिसएंगेजिंग का इस पे प्रावधान दिया गया है, किसमें? यूनिवर्सल कपलिंग में, कि जब चाहते एंगेज कर ले, डिसएंगेज कर ले, एंगेज कर ले और डिसएंगेज कर ले। प्लेट कपलिंग क्या है? तो ये वाला जो फिगर है हमारा प्लेट कपलिंग का है। प्लेट कपलिंग में क्या होता है? 2 शाफ्टें होती है, दोनों शाफ्टे पे एक कपलिंग लगा दी जाती है और नट बोल्ट के द्वारा आपस में टाइट कर दिया जाता है। प्लेट कपलिंग हम लोग तब यूज करते हैं जब 2 शाफ्टों को पूर्ण रूप से अलाइन करना हो, उस केस में हम लोग प्लेट कपलिंग वाला यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी की बात कर रहा है और बड़ी मात्रा में। देखिए, सबसे अधिक दूरी पे अगर पावर ट्रांसमिट करना है तो सबसे अधिक दूरी पे पावर ट्रांसमिट कर पाती हुआ होती है रोप ड्राइव। कौन सा? रूप ड्राइव। मैंने पहले भी आपको यह फिगर दिखा रखा है, ये रूप ड्राइव में देख रहे हैं ना, इतना यहां से यहां इस पे लपेट करके, इस पे ले जाकर के, यहां से यहां ले जाकर के कितना लंबा चौड़ा फैलाया गया है। तो जब अधिक दूरी पे पावर ट्रांसमिट करना हो तो रूप ड्राइव। रूप ड्राइव के बाद अगला बारी किसकी आती है? तो इससे कम दूरी पे बेल्ट ड्राइव। ये वाला देखिए, ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। क्रॉस वाला भी होता है। क्रॉस वाले में क्या होता है? ये यहां से यहां चला जाता है और यहां से यहां चला जाता है। तो ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट 2 ड्राइव होते हैं। तो सबसे अधिक दूरी पे रूप ड्राइव के द्वारा, उससे कम दूरी पे बेल्ट ड्राइव के द्वारा, उससे कम दूरी पे चेन ड्राइव के द्वारा, और सबसे कम दूरी पे गियर ड्राइव। क्योंकि गियर में ड्राइव तभी हो पाएगा जब दोनों एक दूसरे से नजदीक होंगे। देख रहे हैं, जहां पे कम दूरी हो, यह गियर इस गियर को कब घुमाएगी? जब दोनों एक साथ नजदीक हो, मतलब शाफ्टों के बीच में दूरी कम हो जा रही है, हो जा रही है ना। तो जब दूरी कम हो तो अत्यधिक कम दूरी के लिए हमारा क्या हो गया? यह गियर ड्राइव हो गया। जबकि चेन ड्राइव क्या है? इसकी अपेक्षा अधिक दूरी पे। ठीक है, तो सबसे अधिक, पहला देखिए उसके हिसाब से लिख रहा हूं, सबसे अधिक दूरी पे कौन करेगा? रोप ड्राइव करेगा। इससे कम दूरी पे दूसरे नंबर पे बेल्ट ड्राइव आएगा। बेल्ट ड्राइव से भी कम दूरी पे चेन ड्राइव करेगा और सबसे कम दूरी पे हमारा गियर ड्राइव करेगा। ठीक है, चेन ड्राइव का यह फिगर आपको दिख रहा होगा। देखिए, हमारा क्या है? चेन चढ़ाई गई है और यहाँ पे चेन जॉकी स्पॉकेट यूज किया गया है, जो कि इनके बीच में तनाव को बढ़ाता है। और यह जो लास्ट में आपको गियर ड्राइव दिख रहा है, 2 गियर आपस में फंस करके चल रहे हैं। कभी भी 2 गियर एक साथ चलेंगे तो क्या होंगे? दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं। अगर हमें इन दोनों गियर को सेम दिशा में घुमाना है तो इसके लिए एक तीसरी गियर इन दोनों गियर के बीच में यूज किया जाता है, जिसे आइडलर गियर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला कह रहा है, गियर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यह देखिए चीज मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, बार बार बताते बताते अब तो आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे मैंने बताया था कि जो सबसे ऊपर है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अडेंडम सर्कल। क्या बोलते हैं? अडेंडम सर्कल। और जो सबसे नीचे वाला है हमारा, यह सबसे नीचे वाला जो सर्कल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको रूट बोला जाता है, क्योंकि दांते यहीं से बनने शुरू हो रहे हैं ना, तो जड़ इसका है, दाता का यही जड़ है, तो इसीलिए इसको हम लोग रूट सर्कल बोल देते हैं, रूट सर्कल बोल देते हैं, या फिर डिडेंडम सर्कल भी बोलते हैं, डिडेंडम सर्कल। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर एक और सर्कल हमारा चलता है, जहां तक दूसरा जो गियर इंगेज होता है ना, तो उसका दाता यहीं तक आता है। जब इसमें दूसरा गियर इंगेज होगा, फंस के चलेगा, तो उसका दाता यहीं तक आता है, वहां भी एक सर्कल बना दिया जाता है। और यह जो दूसरा वाला सर्कल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस सर्कल। क्वेश्चन में पूछ रखा है सेंटर वाले को, मैंने बताया था रूट सर्कल या कह लीजिए डिडेंडम सर्कल से लेकर के अडेंडम सर्कल, इन दोनों के सेंटर में एक काल्पनिक सर्कल खींचा जाता है। कौन सा सर्कल? यह काल्पनिक सर्कल होता है। कई बार पूछ लेता है कि कौन सा सर्कल काल्पनिक होता है, तो जो काल्पनिक सर्कल होता है वो यही वाला होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिच सर्कल। क्या कहते हैं? पिच सर्कल।
यहाँ पे पूछा किसको था, इसी को पूछा भी है। तो क्या है, ये पिच सर्कल, पिच सर्कल ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। रूट सर्कल क्या है, तो सबसे नीचे वाला, जिसे रूट सर्कल या डिडेंडम सर्कल कहते हैं। बेस सर्कल तो इसके जस्ट ऊपर जो गियर के दाता जब मिलता है तो वहां पे जो सर्कल बनता है तो बेस सर्कल होता है। आउटसाइड सर्कल कौन सा है, तो देखिए यही जो अडेंडम सर्कल है इसी को आउटसाइड सर्कल कह देता है, क्योंकि सबसे बाहरी सर्कल वही है। अगला है, कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है। यूनिफॉर्म मतलब एक लगातार एकदम शांतिपूर्वक चलती है, ठीक है। शांत ड्राइव मतलब आवाज ना आए, तो कौन सी चेन ड्राइव होती है। देखिए यहाँ पे पहले इन तीनों को समझिएगा, ट्रिपल रोलर टाइप चेन और सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है। आज के बाद इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चेन वाला ना सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स बोलता है। क्या बोलता है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स। और यहाँ पे ट्रिप्लेक्स को ट्रिपल रोलर बोल रखा है, तो इसी हिसाब से इनका नाम ही है। सिंप्लेक्स कब बोलेंगे, जब सिंगल रोलर हो, जब चेन में हमारा क्या हो, सिंगल रोलर यूज किया गया हो तो सिंप्लेक्स चेन कहलाता है। डुप्लेक्स चेन कब कहलाएगा, जब डबल रोलर यूज किया गया हो। क्या यूज किया गया हो, डबल रोलर, तो वो डुप्लेक्स कहलाता है, ठीक है। ट्रिपल रोलर को हम लोग क्या, ट्रिप्लेक्स भी बोलते हैं। 3 रोलर यूज हो गया तो ट्रिप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने फिगर भी ले रखा है, देखिए सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स का यह फिगर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, एक ही रोलर यूज किया गया है इस चेन में, क्या है, एक ही रोलर यूज किया गया है, तो सिंप्लेक्स चेन कहलाएगा हमारा। इसमें देखिए 1 2 रोलर यूज किए जा रहे हैं ना, 2 जोड़े में हो गए, तो यह क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स रोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डुप्लेक्स रोलर हो जाएगा, सॉरी डुप्लेक्स चेन हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 यूज किए गए हैं, तो ट्रिप्लेक्स चेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिप्लेक्स चेन हो जाएगा। तो अब याद रहेगा, एक रोलर सिंगल रोलर यूज हुआ हो तो सिंप्लेक्स, डबल रोलर यूज हुआ है तो डुप्लेक्स चेन, ट्रिपल यूज हुआ है तो ट्रिप्लेक्स चेन। उसके बाद आती है किसकी बारी, टूथ चेन, जिसे हम लोग साइलेंट चेन के भी नाम से जानते हैं। अगर दूसरा वाला नाम याद रहता तो आप लोग तुरंत सही कर लेते, इसीलिए दोनों नाम जानना जरूरी है, ठीक है। जो हमारा टूथ चेन है इसको साइलेंट चेन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह बहुत ही शांतिपूर्वक चलता है। जो हमारा टूथ चेन है या साइलेंट चेन है क्या, और यह काफी मजबूत भी होता है, जल्दी टूटता भी नहीं है। काफी यह चेन जो होती है काफी मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है और शांतिपूर्वक चलता भी। यही वाला इसका देखिए फिगर है टूथ चेन या साइलेंट चेन का। इसमें देख रहे हैं ना, दांते जैसे दिख, ये चेन इस हिसाब से जुड़े हुए हैं कि दांते जैसे बन रहे हैं, इसमें दांते जैसे बन रहे हैं, इसलिए टूथ चेन कह देते हैं या साइलेंट चेन बोला जाता है, क्योंकि इसमें आवाज नहीं होती है, इसीलिए साइलेंट चेन, इसका नाम साइलेंट चेन भी बोला गया है। और यह इनकी अपेक्षा काफी मजबूत भी होती है, जल्दी टूटती नहीं है। तो समझ में आया, यहाँ पे ड्राइव शांत होगा मतलब शांतिपूर्वक चलेगी, कौन सी, टूथ वाली, या जिसे साइलेंट चेन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचालित करता है। देखिए अब मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मुझे बताने की जरूरत है। अभी मैंने इसके पहले तो मैं पता नहीं कितनी बार चिल्लाया हूं, बट आज वाले वीडियो में भी मैंने बताया, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचालित करता है, इसका जवाब आप लोग देंगे कि कौन सा ऐसा है। यह गियर है, यह गियर है, यह वाला गियर है या यह वाला गियर है, ठीक है। सबका नाम देख लीजिए, यह कौन सा है, तो ये देखिए स्पूर गियर का है। स्पूर गियर मैंने बताया था आप लोगों को कि जब पैरेलल में हमें पावर ट्रांसमिट करनी हो, पैरेलल जब साथ पे, ठीक है। हेलिकल गियर यह वाला है, जब हमें क्या करना हो, यह भी पैरेलल पे पावर ट्रांसमिट करती है, लेकिन इसमें एक ही दाता लगभग एक साथ फंस के चलता है। इसमें दांते तिरछे काटने की वजह से 2 या 3 दांते फंस करके चलते हैं, इस वजह से यह क्या होती है, थोड़ा शांत चलती है, ठीक है। इसकी अपेक्षा इसमें आवाज कम होती है, शांतिपूर्वक चलती है, क्योंकि 2-3 दांते फंस करके चलते हैं। फिर माइटर गियर, माइटर गियर का यह फिगर है और हाइपोइड गियर का यह है, ठीक है। चारों गियर का मैंने फिगर आपको दिखा दिया है। जवाब आप लोग दोगे कि कौन से गियर में क्या है, समकोण पर गति संचालित होती है, सममित है, सिमेट्रिकल है और समकोण पर गति संचालित करता है। आपका काम है, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया अभी था। चलिए, सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए सोल्डरिंग आयरन का मैंने फिगर ले रखा है। सोल्डरिंग आयरन इस टाइप से होता है, ठीक है। आगे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये बना होता है हमारा किसका, कॉपर का। किसका बना होता है, और यह आगे जिस हिस्से पे सोल्डर को पिघलाया जाता है ना, इसको हम लोग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। यह जो होता है हमारा शैंक होता है। शैंक हमारा मेटल का बना होता है, आयरन का बना होता है।
और ये पीछे क्या होता है हमारा हैंडल होता है, क्या होता है हैंडल होता है, और हैंडल जो होती है हमारी वो किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। ये हो गया हमारा क्या, सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो सोल्डरिंग आयरन का काम क्या है, तो देखिए इसका काम होता है जो हमारा सोल्डर है, जिसे हम लोग रांगा कहते हैं, जो पतला सा वायर टाइप होता है जिसको पिघला करके हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो जो रांगा है उसको सोल्डर बोला जाता है। जल्द टेक्निकल में क्या उसको सोल्डर बोलते हैं, और जिससे सोल्डरिंग किया जाता है उसको सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। जबकि हम लोग जनरली अपने यूज में जब लाइफ में कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसको क्या, जो सोल्डर बोल देते हैं, जिससे हम लोग सोल्डर करते हैं उसको सोल्डर बोल देते हैं, जिसको पिघलाते हैं उसको रांगा बोलते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, जिससे पिघलाया जाता है या जिसको प्लग लगा करके हम लोग लाइट में गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है, वह हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है, और जो पिघलता है उसको सोल्डर बोला जाता है। और यह क्या है, तो यह देखिए यह हमारा आग जला करके इसको गर्म किया जाता है, ये बिजली से नहीं चलता है। इसके इस वाले सिरे को, हेड को आग जला करके उस पे गर्म करते हैं, भट्टी में गर्म करते हैं, तो ये हमारा हेड कहलाता है इसका। और ये किसका बना होगा, कापर का। कापर का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कापर की चालकता अभी हमने पीछे बताया था, उष्मा चालकता हो चाहे विद्युत चालकता, दोनों कापर की अच्छी होती है। विद्युत चालकता भी कापर की अच्छी होती है और उष्मा चालकता भी, इसीलिए हम लोग इसको किसका बनाते हैं, कापर का हेड को बनाते हैं। जब ये गर्म हो जाता है तो इस पे सोल्डर को भी पिघलाया जाता है, प्लस जो जिन दोनों पार्ट को जोड़ना है उसको भी यह हेड टच कराते हैं, तो उसको भी यह हेड गर्म कर देता है, क्योंकि इसमें उष्मा चालकता अच्छी है, आसानी से उष्मा प्रवाह होकर के दूसरे में चली जाती है। ठीक है, तो ये पूछा था सोल्डरिंग आयरन का हेड किसका बना है, हेड किसका बना है, कॉपर का बना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। देखिए ये फिर वही चीज आ गया। देखिए ये नीचे, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी ऐसे बता दो कि ये नीचे जो हमारा रूट सर्कल है या डिडेंडम सर्कल कहते हैं, ऊपर हमारा एडेंडम सर्कल है। एडेंडम और डिडेंडम के बीच में जो सर्कल चल रहा है इसको पिच सर्कल कहते हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक और देखिए सर्कल है ये वाला, जिसको हम लोग क्लियरेंस बेस सर्कल या क्लियरेंस सर्कल भी बोला जाता है। बेस या क्लियरेंस किसके बीच में, पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच में जो एक और सर्कल रहता है, यह क्या होता है, हमारा बेस सर्कल या क्लियरेंस सर्कल होता है। तो यहाँ पे हमारा बात किसकी कर रहा है, और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा देखिए गियर जब भी बनाया जाता है तो यहाँ पे ऐसे मुड़ा हुआ रहता है ना, तो ये हमारा क्या होता है, फिलेट होता है। क्या होता है, फिलेट होता है। वही देखिए यहाँ पे फिलेट लिखा हुआ। फ्लैंक क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि यह गियर बना हुआ है, यह हमारा क्या है, पिच सर्कल है। पिच सर्कल से इस गियर को आधा आधा बांट दीजिए, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, फेस कहलाएगा, और नीचे वाला हिस्सा हमारा फ्लैंक कहलाएगा। ठीक है, इस गियर के दांते को आधा आधा बांट दीजिए, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फ्लैंक, ऊपर फेस नीचे फ्लैंक। ठीक है, तो फेस फ्लैंक पता चल गया, फिलेट पता चल गया। अब बचा क्या है, इसको पूछ रहा है क्या है, तो ऊपर वाला हिस्सा है भैया, ऊपर वाला यह वाला यह वाला यह वाला। किसी को पूछिए क्या होता है, टॉप लैंड होता है। क्या होता है, टॉप लैंड, क्योंकि सबसे ऊपर वाला है। बॉटम कौन सा होगा, तो नीचे वाला, जहां से दाता बना, यानी अगर नीचे वाला पूछे तो बॉटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉटम लैंड कहलाएगा दोनों का। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाला पूछ रखा है तो क्या हो जाएगा, टॉप लैंड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कैसे फास्ट से लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। बेल्ट की शिफ्टिंग करने के लिए, ठीक है, बेल्ट को यहां से यहां शिफ्ट करना है हमें। और ये सिस्टम मैंने आपको बताया था कि जब पुराने जमाने में एक ही मशीन के द्वारा एक लंबी शाफ्ट पे जो है पावर ट्रांसमिट की जाती थी, और उस लंबी शाफ्ट से 3-4 मशीनें 5 मशीनें चलाई जाती थी। तो एक मशीन को जब बंद करना होता था तो हमें मेन मशीन बंद करना पड़ता था, जिससे सारी मशीनें बंद हो जाती थी। तो इसलिए फिर क्या सिस्टम ले आया गया कि जब हम मेन मशीन से लंबी शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट कर रहे थे, उस लंबी शाफ्ट से फिर जब किसी अन्य मशीन को पावर ट्रांसमिट करते थे तो सभी मशीनों के लिए कौन सी पुली यूज करते थे, फास्ट एंड लूज पुली यूज करते थे। इसमें जोड़े में पुली होती थी। ठीक है, फास्ट पुली जो होती थी हमारा, यह क्या होता था, यह शाफ्ट के साथ की के द्वारा कनेक्ट होती थी। जबकि जो लूज पुली होती थी यह शाफ्ट से की के द्वारा कनेक्ट नहीं होती थी, ये फ्रीली घूमती थी इस पे। तो जब हमारा बेल्ट इस पे होता था तब यह पावर ट्रांसमिट कर रहा होता। जब हमें इस मशीन को बंद करना है कि यहाँ पावर ना आए, तो हम लोग क्या करते थे, एक रॉड नुमा लीवर ले लेते थे। रॉड ले लीजिए, एक लीवर ले लीजिए, और उससे हल्का सा यहाँ पे फोर्स लगाते थे, और जो बेल्ट होता था स्लिप करके इस वाले पे, कौन से, लूज वाले पुली पे आ जाता था। लूज पुली पे आते ही क्या होता था, मशीन बंद हो जाती थी, क्योंकि यह जो पुली है यह शाफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो यह पुली घूमेगी नहीं, मशीन बंद हो जाएगी। फिर जब हमें चलाना है मशीन को, फिर हम लोग क्या करते थे, चलती अवस्था में ही यहाँ पे हम लोग अपना लीवर लगाते थे, हल्का सीधा प्रेशर देते थे इस वाले, क्योंकि यह पुली हमारा मशीन के शाफ्ट के साथ घूम रहा है, तो तुरंत इस पे आकर के इस पे चढ़ जाता था, फिर दोबारा चलने लगता था। तो चलती हुई अवस्था में मशीन को हम लोग क्या करते थे, चालू बंद करने के लिए फास्ट एंड लूज पुली यूज करते थे। और कैसे इसको चेंज करते थे एक पुली से दूसरी पुली पे, तो हम लोग लीवर को लगाते थे। क्या, रॉड नुमा लीवर यूज करते थे। मतलब उससे क्या होता था, बेल्ट को जब हम लोग दबाते थे तो उसमें जो उसका टेंशन है, क्या होता था, टेंशन को जो बेल्ट में तनाव होता था उसको एडजस्ट करते थे, और उस हिसाब से पुली पे जो बेल्ट होता था इस पर से उस पर और उस पर से इस पर आ जाती थी।
तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि लूज पुली से और फास्ट से लूज पुली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है। कैसे होती है? बाय एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ बेल्ट, बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके। जब भाई हम रॉड के द्वारा यहाँ पे दबाएंगे तो तनाव में फर्क आएगा और वो फिसल करके दूसरे पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। आपकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।